सो हेलो बच्चा पार्टी, सत श्री अकाल। वेलकम टू CWB, जहाँ केमिस्ट्री से डरना बंद और केमिस्ट्री डी के साथ पढ़ना करते हैं शुरू। तो हम अपना कोऑर्डिनेशन चैप्टर कर रहे थे, तो उसमें हमने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके थे कि होता क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं। देन हम उसका नोमेनक्लेचर सीख चुके थे। अब हमारा आता है एक नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वर्नर साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखा था। तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था वो आपका ये था CONH36Cl3। अब मैं इसका नाम नहीं बताऊंगी, कमेंट सेक्शन में आप इसका नोमेनक्लेचर कीजिए और बताइए मुझे कि इसका क्या नाम है। तो देखो क्या हुआ कि सबसे पहले रिएक्शन कराई गई, आपका जो कोबाल्ट था और क्लोरीन था उसके साथ आपके NH3 के जो है 6 मोलिक्यूल कह लो, 6 मोलिक्यूल कंबाइन कराए गए। तो देखा क्या कि एक एक कंपाउंड सा बन गया आपका COCl3.6NH3। जैसे ही इसकी रिएक्शन हमने की किसके साथ, AgNO3 के साथ, तो क्या देखा कि जो आपको मिलता है, क्या मिलता है, 3 मोल ऑफ AgCl मिलता है। यानी जो ये क्लोरीन था वो नेगेटिव पोर्शन वाला क्लोरीन, और यहाँ से Ag जो आपका पॉजिटिव पोर्शन वाला, वहां से क्लोरीन अगर फ्री स्टेट में था तभी वो AgCl Ag के साथ कंबाइन हुआ। अगर वो Ag के साथ कंबाइन हुआ तो हमें क्या मिला, AgCl मिला। तो वहां से वर्नर ने कहा कि आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें जो आपके लिगेंड है या कोई भी चीज जो मेटल मेटल से डायरेक्टली अटैच है, वो दो तरीके से अटैच हो सकती है, या तो उससे डायरेक्टली अटैच होगी या वो उससे इनडायरेक्टली अटैच होगी। जो डायरेक्टली अटैच होगी वो एकदम से बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगी, तो और जो इनडायरेक्टली अटैच होगी वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अपना बॉन्ड तोड़ देगी और दूसरे के साथ कंबाइन होकर आपको कुछ नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ से कंक्लूजन निकाला गया कि जब हमने इस कंपाउंड को AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया तो मुझे क्या मिलता है, 3 मोल ऑफ AgCl। यानी यहाँ पे जो ये क्लोरीन थे, 3 जो क्लोरीन के एटम थे वो क्या थे, इनडायरेक्टली अटैच थे आपके मेटल एटम से। और जो आपके अमीन नियर NH3 है, 6 हेक्सा है, 6 है लिगेंड, तो वो कैसे हैं, आपके मेटल एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो ये कंक्लूजन निकाला गया कि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरीके से आपके जो है मेटल से अटैच हो सकता है बॉन्ड। नंबर 1 इनडायरेक्टली एंड नंबर 2 इज योर डायरेक्टली बॉन्डेड। सो यहाँ से बोला गया कि हर मेटल की दो वैलेंसी होते हैं, फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड वन इज योर सेकेंडरी वैलेंसी। अब आपको याद करने के लिए ट्रिक है PVR। PVR क्या होता है, जहाँ पे आप मूवीज देखते हो ना PVR, तो PVR की जगह R की जगह आप S लगा दो। तो S क्या होगा, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किसके बराबर, स्टेट के बराबर। कौन सी स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो बराबर आती है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट की कॉम्प्लेक्स की, और जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो बराबर आती है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके बराबर आएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था कि कितने लिगेंड है उसके अंदर और उसकी डेंसिटी क्या है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होती है नेगेटिव आयन से। ये क्या चीज है, ये भी थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे। इस क्या रिप्रेजेंट करता है आपका प्राइमरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको डॉटेड लाइन से बनाया जाता है। आप जब शेप बनाओगे इस कॉम्प्लेक्स की, तो अगर डॉटेड लाइन है इसका मतलब जो लिगेंड है वो ऐसा क्या है, उसकी प्राइमरी वैलेंसी है। फिर इट इज आयनाइजेबल। आयनाइजेबल मतलब जैसे ही पानी मिलेगा इसको तो ये क्या हो जाएगा, अपने आयंस में टूट जाएगा। आयंस में टूटने का मतलब है वो उससे क्या है, इनडायरेक्टली अटैच है। इनडायरेक्टली अटैच है तभी तो वो आयंस में डिसोशिएट हो गया इजीली और दूसरे के साथ अटैच हो गया। सो दिस इज योर प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंड वन इज योर सेकेंडरी, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लाइन से। ये आपका रिप्रेजेंट क्या करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। सेटिस्फाई कौन करता है इसको, पॉजिटिव और न्यूट्रल एटम्स। और ये क्या है, नॉन आयनाइजेबल है। नॉन आयनाइजेबल मतलब ये इजीली पानी की प्रेजेंस में आयंस में डिसोशिएट नहीं होती। और याद रखना है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो किसके बराबर होती है, आपके कोऑर्डिनेशन नंबर के। सो इस वर्नर थ्योरी से अभी हम देखेंगे क्या, अभी तो ये एक कॉम्प्लेक्स लिया गया, कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स को लिया गया, कैसे डिफाइन किया गया इस बात को कि हाँ ये बात क्या सही है कि क्लोरीन जो उसकी मेटल है उससे दो टाइप से अटैच हो सकता है आपका लिगेंड, एक तो डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। तो अभी हम इसके शेप देखेंगे। यहाँ पे आप एक बार 5NH3 लोगे, 4NH3 लोगे, वैसे वैसे क्लोरीन बढ़ाते जाओगे, क्योंकि आपका जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 या 4 मेंटेन करके रखेंगे। टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल का केस होता है अकॉर्डिंग टू VBT एंड CFT, जो हम नेक्स्ट इसके जस्ट आफ्टर वर्नर थ्योरी हम पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 रहेगा या 6 रहेगा। सो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अभी क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से आएगा। सो इस वर्नर थ्योरी से हम क्या बता सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की क्या शेप होगी, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, यानी उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे।
अगर अनपेयर्ड होंगे दैट इज पैरामैग्नेटिक नेचर, अगर अनपेयर्ड नहीं होंगे तो दैट इज डायमैग्नेटिक नेचर। तो वर्नर थ्योरी से हम सिर्फ ये बता सकते हैं इसकी कॉम्प्लेक्स की शेप कैसे होगी, ना कि उसका मैग्नेटिक बिहेवियर। इसके बाद हम जो टॉपिक करेंगे वो वीबीटी है। वीबीटी के लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए, ठीक है। पहले वर्नर थ्योरी का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम वीबीटी स्टार्ट करेंगे। तो वीबीटी स्टार्ट करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये है क्या, ये आपका जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये सारे लिगेंड की सीरीज है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाई गई है उसकी सीएफएससी। सीएफएससी मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो जितना ज्यादा उस एनर्जी में है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में, वैसे वैसे उसका ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया। तो उसको याद करने की आपकी एक ट्रिक है। नंबर वन इज आई बस तक फहो आव। आपको ये वर्ड याद रखना है, आई बस तक फहो आव। आई से क्या हो गया आयोडीन, ब से ब्रोमीन, एस से आपका एस2 नेगेटिव, ये थ है सल्फाइड, वो तो सल्फाइड हो गया। थ से क्या है थायोसाइनेट होता है, तो थायोसाइनेट का फॉर्मूला क्या होता है HCN, फिर क से क्लोरीन, फिर फ से F नेगेटिव, देन आपका आ गया ह से हाइड्रोक्साइड, ओ से आपका ऑक्सलेट, देन योर से ऑक्सीजन, और व से क्या आ गया आपका वाटर। फिर नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, नाचता उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबिया। तो नाचता से NC नेगेटिव, उड़ता से EDTA, अमोनिया से NH3, EN का नाम क्या था आपका इथाइलिन डायमीन, है ना। और यहाँ पे नॉर्थ से आपका NO2 नेगेटिव, कनाडा से CN नेगेटिव, और कोलंबिया से CO दैट इज कार्बोनिल ग्रुप। तो आपको ये पूरी सीरीज पता होनी चाहिए, और ना भी पता हो पूरी, आपको ना ध्यान रहे तो सिर्फ आपको 5 लिगेंड के बारे में पता होने चाहिए जो जस्ट आफ्टर अमोनिया है। आफ्टर अमोनिया का देखो, अमोनिया का है आपका ये रहा, यानी NH3, EN, NO2 नेगेटिव, CN नेगेटिव एंड CO, ये 5 लिगेंड आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। बाकी सब क्या है आपके वीक लिगेंड होते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उस केस में पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो कैसे होगी अभी हम वीबीटी में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रखेंगे कि आपको ये 5 लिगेंड के नेम याद रखने हैं, दैट इज आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड। नंबर वन इज योर यहाँ पे NH3, देन EN, देन आपका NO2, देन आपका CN, देन आपका कार्बोनिल CO। ये जरूरी नहीं आप उसको ऐसे ऑर्डर में याद रखो, बस आपको 5 पता होने चाहिए। सो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये हमें कंफर्म हुआ कि ऐसा सच्ची में होता ही है कि आपका प्राइमरी वैलेंसी भी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी भी होती है, और कैसे कैसे आपको ये कितने AgCl मिलते हैं, 2 मोल मिलते हैं, किस बेसिस पे हम ये सब डिसाइड किया था। सो लेट्स सी। हमने अभी देखी थी वर्नर थ्योरी। वर्नर साइंटिस्ट ने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड उन्होंने देखा था एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें वो एक एक करके आपका जो NH3 लिगेंड है उसमें एक एक को कम करते गए, यानी पहले 6NH3, देन 5NH3, देन 4NH3, देन 3NH3, ये देखने के लिए कि जब रिएक्शन हम AgNO3 के साथ करेंगे तो क्या चेंजेस हमको देखने में आएंगे। तो क्या हुआ, जैसे उन्होंने CuCl3.6NH3 की रिएक्शन किसके साथ कराई, AgNO3 के साथ, तो हमें मिलते हैं 3 मोल ऑफ AgCl। जैसे वहां पे NH3 लिगेंड को कम किया गया तब हमें क्या मिले 2 मोल ऑफ AgCl, और कम किया तो आपको मिला 1 मोल ऑफ AgCl, फिर और कम कर दिया तो वहां पे हमें AgCl एक भी नहीं मिला। तो ये सब हो क्या रहा था, एक्चुअल में क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आपके एंटिटी आती है एज अ काउंटर आयन आता है, जो वो क्या होता है वो इजीली आयनाइजेबल हो जाता है, यानी वो कौन होता है आपकी प्राइमरी वैलेंसी शो करता है। मतलब कि जो आपका एंटिटी के बाहर आ रहा है जैसे उसे पानी मिलेगा वैसे ही वो क्या हो जाएगा अपने आयन में डिसोशिएट हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो उसके नेगेटिव पार्ट के साथ जुड़ जाएगा आपके AgNO3 के साथ, अगर वो नेगेटिव है तो उसके पॉजिटिव पार्ट के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे क्लोरीन की बात हो रही थी क्योंकि जो NH3 है वो आपका अंदर है, तो जो क्लोरीन था वो नेगेटिव था, तो वो Ag के साथ पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर आपको क्या दे रहा था AgCl दे रहा था, कभी 3 मोल कभी 2 मोल। तो वो कैसे पता चला, तो क्या देखा गया, शेप कैसे बनाई गई, जैसे कोबाल्ट है उसके पास क्या है 6 NH3 है, और कितने हैं Cl3 कितने हैं, वो क्लोरीन कितने हैं 3, और हमें कितने मिल रहे हैं 3 मोल ऑफ AgCl मिल रहे हैं, यानी जो तीनों क्लोरीन है वो क्या है एज अ प्राइमरी वैलेंसी वहां पर है। तो उसको फॉर्मूले में हम कैसे लिखेंगे, जो एंटिटी है उसके बाहर कितने क्लोरीन आ गए आपके 3। सिमिलरली जब यहाँ पे क्या किया गया 5NH3, लेकिन अंदर का जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 4 रहेगा या 6 रहेगा, तो यहाँ पे 5 था, अब इसको 6 को मेंटेन कराने के लिए क्या होगा, एक क्लोरीन अंदर चला जाएगा। अगर एक क्लोरीन आपका कहाँ चला गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चला गया, यानी बाहर कितने क्लोरीन रह गए सिर्फ 2, और वही क्या हो जाएंगे आयनाइज होंगे, क्योंकि वो क्या है आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एज अ प्राइमरी वैलेंसी है। तो आपको वहां पे कितने मिले 2 मोल ऑफ AgCl। तो यहाँ पे हमने Cl को कितने डॉटेड लाइन से 2 Cl को दिखाया है, और जो तीसरा Cl है वो क्या कर रहा है एज अ प्राइमरी वैलेंसी भी बिहेव करता है और एज अ सेकेंडरी वैलेंसी भी बिहेव करता है।
जैसे ही क्या किया गया 4NH3 किया गया, 4NH3 में क्या हुआ, फिर से 2 क्लोरीन अंदर चले गए, 2 क्लोरीन अंदर चले गए। सो एक क्लोरीन को हमने रिप्रेजेंट किया जो आयनाइज हो रही है, प्राइमरी वैलेंसी, और 2 क्लोरीन को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, आपके प्राइमरी भी एज अ सेकेंडरी वैलेंसी भी। तो यहाँ पे क्या है, सॉलिड लाइन भी और आपकी डॉटेड लाइन भी। अब जब यहाँ देखा तो क्या देखा कि जैसे ही यहाँ पर NH3 के लिगेंड जो है आपके 3 किए गए, यहाँ पे 3 आएगा, अगर यहाँ पे 3 किए गए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फिर से मेंटेन कराना था, क्योंकि आपका शुरू में क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये तीनों के तीनों क्लोरीन कहाँ चले गए, अंदर चले गए, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर आएगा वही क्या है आपका आयनाइजेबल वाली क्वांटिटी, यानी वही क्या है आपकी प्राइमरी वैलेंसी। तो यहाँ से क्या हुआ, जो तीनों आपके Cl थे वो एज अ प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो हमने फॉर्मूला कैसे लिखा कि तीनों Cl कहाँ चले गए, अंदर। आई होप सो आपको समझ आया होगा। देखो यहाँ पे क्या था, 2 मोल ऑफ AgCl मिल रहे थे तो 2 ही क्लोरीन बाहर थे। यहाँ पे 3 मोल ऑफ AgCl मिल रहा था तो कितने क्लोरीन बाहर थे, 3। यहाँ पे 1 मोल ऑफ AgCl मिल रहा था तो कितने क्लोरीन थे बाहर, 1। यहाँ पे कोई मिल ही नहीं रहा था हमें AgCl की, यानी कि AgNO3 के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई गई तो वहां पे हमें AgCl प्रेसिपिटेट में मिला ही नहीं। इसका मतलब वहां पे कोई भी क्लोरीन आपका एज अ आयनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं था। सो इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl3.CH2 इज मिक्स्ड विद AgNO3, यानी कि आपका क्या किया गया है, CrCl3.6H2O की रिएक्शन कराई गई है किसके साथ, AgNO3 के साथ, और आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 2 मोल ऑफ AgCl। कितने AgCl मिले आपको, 2 मोल ऑफ AgCl, यानी कितने क्लोरीन बाहर होंगे आपके, 2, क्योंकि आपके 2 मोल ऑफ AgCl मिल रहे हैं, यानी जो आयनाइज होगी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो क्लोरीन होगा वो कितने होंगे, वो 2 ही होंगे। तो यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मुझे नहीं पता अभी क्या आएगा, लेकिन बाहर कंफर्म होगा क्या आ गया, Cl2 आएगा। अब क्या है, क्रोमियम है आपके, 3 क्लोरीन है और 6H2O है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 6 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्रोमियम तो आपका एज अ मेटल आ गया, देन आपके वाटर कितने हैं, 6 है, तो ये कितने हो जाएंगे, 5, क्योंकि क्लोरीन कितने हैं बाहर, 2, तो एक क्लोरीन अंदर आया होगा उसको मेंटेन कराने के लिए, तो H2O कितने हो गए, 5, और एक क्लोरीन कहाँ आ गया आपका अंदर, तो आपका क्रोमियम भी यूज हो गया, Cl3 भी यूज हो गए, पर 6H2O था, यानी यहाँ पे 5 यूज है तो बाहर क्या आएगा, H2O भी आएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा और आप उसका फॉर्मूला लिखना होगा। तो ध्यान रखिएगा, जितने मोल ऑफ AgCl मिल रहे हैं आप पहले सबसे कितने मोल ऑफ जो भी आपको मिल रहा है उसके उस वाले पार्ट को, उस वाले लिगेंड को बाहर रख दो। AgCl की बात हो रही थी तो यहाँ पे Cl को हमने क्या रख दिया, बाहर रख दिया, कितने थे यहाँ पे 2, तो 2 रख दिए, फिर बचे कितने वो अंदर डाल दो, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन कराओ, तो उस अकॉर्डिंग जो आपका और लिगेंड है दूसरा NH3 है, H2O, कोई भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से कोई भी लिगेंड आ जाए उसके अकॉर्डिंग उसको एक को बाहर कर दो। तो आई होप सो आपको वनर थ्योरी का क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना VBT। सो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है VBT। VBT का मतलब होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो मैं अपने पूरा बेस्ट दूंगी कि आपको एक बारी में ये पोस्टुलेट समझ आ जाए, लेकिन हो सकता है अगर आपको कोई एक पोस्टुलेट या कोई भी ऐसी बात समझ ना आए तो आपको जस्ट इसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। तो आप हिम्मत मत हारना, बस आप देखते जाओ, आपको सब चीजें समझ आती चली जाएंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में है क्या, लेट अस रीड द फर्स्ट पॉइंट। मेटल विल प्रोवाइड वैकेंट वैलेंस ऑर्बिटल टू द लिगेंड फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका कहने का मतलब ये है कि VBT उसी कंपाउंड की हम निकाल पाएंगे जिसमें जो आपका मेटल एटम है उसके पास आपका वैकेंट ऑर्बिटल होगा। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब कुछ आपके जैसे SPDF जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं वो फ्री होंगे, ताकि जो आपका लिगेंड अगर वो इलेक्ट्रॉन दे तो वो इजिली कहाँ आ जाए, आपके ऑर्बिटल्स में फिट हो जाए। तो ये थी आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज बिफोर प्रोवाइडिंग वैकेंट ऑर्बिटल टू लिगेंड, यानी वैकेंट ऑर्बिटल को प्रोवाइड करने से पहले जो लिगेंड होगा, लिगेंड को प्रोवाइड करने से पहले द ऑर्बिटल्स विल गेट हाइब्रिडाइज, यानी जो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन है वो अलग से S में नहीं जाएगा, अलग से P में नहीं जाएगा, वो कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, जो ऑलरेडी क्या हो गए होंगे, हाइब्रिडाइज। हाइब्रिडाइज मतलब वो S और P मिलके sp बना दिया होगा, DsP2 हो गया होगा, sp3d2 होगा, वो जो आपने क्लास 11 में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, वही कि आपका जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन S या P को नहीं देता या D को नहीं देता, वो उन ऑर्बिटल्स को देता है जो क्या हो जाते हैं, ऑलरेडी हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। थर्ड वन इज same number of orbital will be provided as many as coordinate bond are to be formed by ligand, यानी जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा कौन,
आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो जितने मर्जी बॉन्ड फॉर्म करना चाहे, जितना उस कॉम्प्लेक्स में होगी आपकी कैपेसिटी फॉर्म करने की, उतने उसको ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा कौन? मेटल। अब इसकी बात का मतलब क्या है? तो आपने क्लास 10th में की एलिमेंट शेल पढ़ी थी, यानी आपके बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला क्या होता था? 2n², और n की वैल्यू k के लिए क्या होती थी? 1, l के लिए 2, m के लिए 3 एंड n के लिए 4। तो उसमें इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास 2 है, मान लो l का नाम क्या है? 2, तो उसके अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे? 2s और 2p। अगर आपने सिर्फ 2s में इलेक्ट्रॉन फिल किया है तो ये अंडरस्टूड बात है कि वहां पे 2p भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये 2s 2p कहाँ आता है? आपके l शेल में। नेक्स्ट इज योर m की वैल्यू क्या होती है? 3, यानी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 3s 3p, यानी वो चीज अंडरस्टूड है कि वहां पे 3d ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो वैकेंट फॉर्म में बैठा हुआ है, तो वहां पे इजीली क्या है? लिगेंड जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 4 है तो ये अंडरस्टूड है कि 4s है, तो यहाँ पे 4p भी है और साथ में 4d भी है और 4f भी है, यानी जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो फॉर्म करना चाहेगा लिगेंड और मेटल, उसको उतने ही क्या प्रोवाइड कराए जाएंगे? सेम नंबर फॉर ऑर्बिटल, यानी सेम नंबर मतलब 2 है तो सिर्फ 2 वाला, अगर m की वैल्यू 3 है तो सारे 3 वाले, और आपके n की वैल्यू 4 है किस केस में? आपके n शेल के लिए, तो वहां पे 4 वाले सारे ऑर्बिटल्स क्या होंगे? प्रोवाइड कर दिए जाएंगे मेटल को, मेटल प्रोवाइड कराएगा लिगेंड को, ताकि वो इजीली क्या कर दे? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। फोर्थ वन इज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। देखो ये बात ज्यादा समझ में जब आएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से थे? हमारे 5 स्ट्रॉन्ग लिगेंड थे। कौन कौन सा था आपका? NH3, देन योर En, फिर Cn, CO, NO2। तो ये 5 क्या थे आपके? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यानी अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर ये 5 लिगेंड है तो वहां पर क्या हो जाएगा? अपना जो मेटल है वहां पे अपने आप को रीअरेंज करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रीअरेंज करेगा कि वहां के जो अंदर के ऑर्बिटल है वो उसको खाली कर देगा। देखो, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड मेटल विल रीअरेंज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू प्रोवाइड इनर ऑर्बिटल। यानी मान लो आपका क्या है? डी में कोई प्रेजेंट है, मान लो D4 है, D5 है, तो D5 को आप कैसे भरोगे? एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे दोगे। लेकिन जैसे लिगेंड क्या आएगा आपका? स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे एग्जांपल के लिए लिखो D6 है, तो D6 में आपका डी के बॉक्स कितने होते हैं? 5 बॉक्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे आप? सबसे पहले 1 1 सबको दोगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ऐसे करोगे आप। लेकिन क्या है, अगर वहां पे इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है, इन 5 में से कोई भी है, तो वो क्या करेगा? वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को सिंगल नहीं रहने देता। यानी इन 5 लिगेंड के अंदर बहुत ज्यादा ईगो है। ईगो इन द सेंस, इसके रहते हुए कोई भी बंदा, कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां क्या नहीं हो सकता? सिंगल नहीं रह सकता। सबको कैसा रहना पड़ेगा? पेयर फॉर्म में रहना पड़ेगा। तो ये क्या करता है? उठा के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? पेयर कर देता है। पेयर कर दिए, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर यहाँ इनमें से कोई प्रेजेंट है, अगर इनमें से ना हो तो पेयर नहीं होंगे। यानी मेटल ने क्या किया? अपने ऑर्बिटल को इस तरीके से अरेंज किया कि जो अंदर के इनर ऑर्बिटल थे वो क्या हो गए? आपके खाली हो गए। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। तो अगर यही काम क्या होगा? वीक लिगेंड के साथ होगा, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, 6 ऐसे ही रहेंगे, सबको एक एक दे दोगे और आपका फर्स्ट वाले में 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगी और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग होगी। सो but in case of weak ligand no such arrangement take place. Last fifth one is your shape of complex depends on hybridization, यानी जो उसकी कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या निकाल लेंगे? शेप। यानी अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 तो टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी, dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, sp3d2 है या d2sp3 है तो आपकी क्या शेप हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। लास्ट वन इज योर, अगर सभी इलेक्ट्रॉन क्या दिखते हैं वहां पे? पेयर्ड, तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? डायमैग्नेटिक। अगर कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड है वहां पर, तो वो कैसा होगा आपका? वीबीटी के पोस्टुलेट समझ आए होंगे। सो हमने वर्नर थ्योरी देखा था इससे पहले। वर्नर थ्योरी से हम क्या नहीं निकाल पाए थे कि आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, उसकी एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो ये सारी चीजें हम किस में निकाल सकते हैं? आपकी वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। सो हमने एग्जांपल लिया है, फर्स्ट इज FeCl6, नेक्स्ट वन इज योर FeCN6। यहाँ पर आपका वीक लिगेंड है और यहाँ पर आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कुछ भी आ जाए, सबसे पहला काम है आपका उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं हम कैसे निकालनी थी। देन हम लिखेंगे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो स्टार्ट करते हैं। सो F इज योर मेटल, तो हम इसको क्या मान लेंगे? X। फिर आपके क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है? -1, तो -1 और है कितने? 6, तो -1 क्रॉस 6। और आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज लगा होता है वो आप कहाँ लिखते हो? इक्वल टू के राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? -4। यहाँ से आपके x की वैल्यू क्या आ गई? +2। सिमिलरली आप जब यहाँ निकालोगे तो यहाँ पर भी क्या आएगी? आपकी
Fe+2, यानी जो मेटल आपका आयरन है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Fe+2। अब किसी भी स्पीसीज पे प्लस चार्ज कब चढ़ता है, तो वो किसी की हेल्प करना अच्छी बात होती है, अगर हेल्प करोगे तो वो एक पॉजिटिव थिंग है, यानी अगर कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो उस स्पीसीज पे चार्ज चढ़ता है आपका पॉजिटिव, क्योंकि उसने क्या किया है, हेल्प की है। लेकिन उस दूसरी तरफ कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी से लेता है, तो उस पे चार्ज क्या चलता है आपका, नेगेटिव। सो हम देखेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे किसकी, आयरन की, जो भी आपका मेटल दिया होगा उसकी हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जस्ट उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी नहीं आती है तो आपको इस सॉल्यूशन चैप्टर से पहले एक वीडियो अपलोड की थी मैंने, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम एनी एलिमेंट जस्ट फ्रॉम इट्स एटॉमिक नंबर, आप उसको जाकर देखिएगा। सो यहाँ से हमें क्या है, Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या आई, आर्गन 4s2 3d6। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या लिख दी, आर्गन 4s2 3d6। अब क्या था, जो आपका आयरन था वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +2 में। +2 का मतलब क्या है कि किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से जाता है, S में से, फिर P में से, देन D में से, देन F में से, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, S में से। अब यहाँ पर S है और D है, तो कौन सी में से आप निकालोगे इलेक्ट्रॉन, S में से। मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होता, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता, तो मैं क्या करती, S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देती और एक कहां से निकल जाता आपका, D में से, यानी जितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा आप उतना क्या निकालोगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दोगे। तो मैंने क्या किया, 3d6 यहाँ पे +2 में था, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन किसके निकल गए, आपके 4s ऑर्बिटल के, तो क्या लिख दिया यहाँ पे 4s0। सिमिलरली यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 3d6 4s आपका 0। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ग्राउंड स्टेट में आपकी जो Fe है वो कैसा दिख रहा है। देखो कैसा दिख रहा है आपका कि 3d6 ये है आपका ग्राउंड स्टेट, +2 निकाल चुके हो, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। सिमिलरली यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब फर्क क्या पड़ेगा आपका कि अगर आपका लिगेंड कैसा होगा, वीक, तो वो क्या कराएगा, पेयरिंग नहीं कराएगा, और अगर आपका लिगेंड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कौन से थे आपके, ये 5 लिगेंड थे। अगर इन 5 लिगेंड में से कोई भी एक लिगेंड आ जाता है, इसका मतलब वहां पर क्या होगी, पेयरिंग। आपको मैंने याद करने के लिए बताया था कि आपकी जो 5 लिगेंड है उसमें क्या है, ईगो है। ईगो इन द सेंस किसी अभी ईगो आ जाए तो उसकी प्रेजेंस में हम वो काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो टीचर अपनी ईगो पे ले ले कि अगर आज किसी को भी बात नहीं करने देना, तो क्या आप क्लास में बोल भी पाओगे। सिमिलरली क्या होता है, अगर लिगेंड अपनी ईगो पे ले ले, यानी वो कैसा नेचर शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग वाला नेचर शो कर रहा है, तो उसकी प्रेजेंस में कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं रह सकता, सिंगल नहीं रह सकता, सभी इलेक्ट्रॉन को कैसे रहना पड़ेगा, पेयर्ड होकर रहना पड़ेगा। सो 3d6 है, तो अब आपका ये लिगेंड कैसा है, वीक, और ये लिगेंड कैसा है आपका, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर तो क्या हुआ, पेयरिंग नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन क्या रहा, सिंगल रहा। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ा, पेयर करना पड़ा। तो यहाँ पे क्या हो गए, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। अभी हमने बीबीडी का पोस्टुलेट किया था, थर्ड था आई थिंक, फोर्थ था, चेक करो एक बार, कि आपका अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो आपका मेटल रीअरेंज करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से कि उसका जो अंदर वाला डी होगा या अंदर वाला कोई भी ऑर्बिटल होगा वहां क्या हो जाएगा, स्पेस वैकेंट हो जाएगा। सो आई होप सो आपको अब वो वाला पॉइंट ज्यादा क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट इज योर, आपको क्या देखना है, अब आपने ये तो देख लिया कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक, स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करा दी, नहीं है तो पेयरिंग नहीं कराई। नेक्स्ट इज योर, अब आपके पास क्लोरीन के लिगेंड कितने हैं, 6, साइनाइड के लिगेंड कितने हैं, 6, यानी इनको अब आपको घर देना रहने के लिए कितने हैं, 6, तो मुझे 6 ऑर्बिट चाहिए होंगे खाली। तो उस हिसाब से अगर आपका 4s है, तो अभी हमने देखा ना आपके 5th पॉइंट में, ये मेंशन 4th पॉइंट में मेंशन था कि अगर वहां पे 4 है तो वहां पे 4s भी है, 4p भी है और 4d भी है, 5s तो 5s भी है, 5p भी है, 5d भी है, 5f भी है। सिमिलरली अगर सिर्फ 2s था तो 2s 2p ऑर्बिटल होगा, क्योंकि जो d है वो कहां से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट होता है। तो अगर यहाँ पे 4s है तो 4p भी होगा और 4d भी होगा। अब उस हिसाब से जो भी मेरी नीड होगी उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, ऑर्बिटल का नेम मेंशन कर देंगे, जितना आपका कॉम्प्लेक्स आएगा क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना। सो अब यहाँ पे कितने थे, 6, तो एक यहाँ आ गया, 2 3 4 5 6, कितने आ गए आपके, 6 क्लोरीन को घर मिल गया। तो कैसे यूज किया, एस का आपने एक बॉक्स यूज किया, एक ऑर्बिटल यूज किया, पी के 3 और डी के 2, तो आपकी हाइब्रिडेशन क्या आ गई, sp3d2। लेकिन यही केस कैसा होता अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला होता, तो इसमें क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। पेयर होते ही आपका जो 3d के 2 ऑर्बिटल थे, जो आपकी शेप होती है डी ऑर्बिटल की 5, लास्ट वाली जो 2 ऑर्बिटल वो क्या हो गए, खाली हो गए। तो जब आपको साइनाइड को भर देना होगा तो अब ये वाले यूज करोगे आप, तो एक साइनाइड यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, और आई थिंक 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे कितने आ गए आपके, 6 साइनाइड को आपने घर दे दिया। तो हाइब्रिडेशन क्या आ गई, D2sp3। भले ही इन दोनों की शेप क्या है, आपकी ऑक्टाहेड्रल है,
क्योंकि sp3d2 क्या था, ऑक्टाहेड्रल, sp3 क्या था, टेट्राहेड्रल, और dsp2 क्या था आपका, स्क्वायर प्लेनर। तो भले ही शेप क्या हो सेम, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अलग। इनमें एक है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक है आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि कोई एक आपका कॉम्प्लेक्स है, ये तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो दूसरा है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, समझाओ कैसे। तो वो कुछ भी बात से पूछ सकता है कि मान लो ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे ना दे, ऐसे देगा FeCl6 जो है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 है और इसकी क्या है, d2sp3 है, लेकिन दोनों ही क्या है आपके Fe के कॉम्प्लेक्स हैं। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, आपको वहां पे पीपीटी को इसी तरीके से सोल्व करना है, स्टेप वाइज। सो शेप क्या आ गई दोनों की आपकी, ऑक्टाहेड्रल आ गई। अगली बात है आपकी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स आपका इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल होगा, तो उसको हम कैसे समझेंगे। अगर मान लो अंदर वाले डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस में मुझे बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज करना पड़ रहा हो, जैसे यहाँ पे 3D ऑलरेडी प्रेजेंट था ना, उसकी प्रेजेंस में होते हुए मुझे फिर भी कौन सा यूज करना पड़ा, बाहर का ऑर्बिटल यूज करना पड़ा डी वाला, तो उस केस में आप क्या बताओगे कि वो कैसा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे डी ऑर्बिटल प्रेजेंट था पर इसकी प्रेजेंस में होते हुए मुझे बाहर का 4D यूज करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया आपका, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में ही आपसे इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल पूछा जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपसे इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज योर, अगर आपका पूछा जाएगा क्या कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, या ये पैरामैग्नेटिक है दूसरा डायमैग्नेटिक है, एक्सप्लेन करो कैसे, तो क्या करना है, पीपीटी को सोल्व करना है। अब पैरामैग्नेटिक क्या बताया था मैंने आपको कि अगर वहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंस होगा, सो दैट इज पैरामैग्नेटिक, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपके, पेयर्ड होंगे, दैट इज डायमैग्नेटिक। अब देखो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास, अनपेयर्ड, हमने तो कहा था चाहे एक भी हो, यहाँ तो फिर भी 4 है, तो कैसा नेचर हो गया आपका, पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पर क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, अनपेयर्ड नहीं है, सारे क्या है, पेयर्ड है, तो कैसा नेचर हो गया आपका, डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट इज योर, यहाँ पर क्या है आपका कि कोई भी लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। याद करने की ट्रिक है, आपसे पूछा जाएगा कौन सा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, कौन सा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो याद कैसे करोगे कि आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड, आपको देखने से पता चल जाएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो SL का उल्टा करो लो स्पिन, यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड पे हमेशा कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है आपका, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और वीक लिगेंड के केस में आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है आपका, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से मैग्नेटिक बिहेवियर निकालने का बोहर मैग्नेटोन ने एक फॉर्मूला भी दिया था, जिसको हम लिखते हैं म्यू इक्वल टू एन n+2 अंडर रूट। अब यहाँ n क्या है, n है आपके कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है, तो देखो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4, तो n की वैल्यू को 4 पुट करो, 4+2 कितना 6, 6 4 जा कितना 24, तो √24 आपकी वैल्यू आ गई इस वाले कॉम्प्लेक्स की। लेकिन यहाँ क्या था, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, यानी n की वैल्यू क्या है 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 बोहर मैग्नेटोन। आई होप सो आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो अब इसको फटाफट रिकैप सा करते हैं। क्या है, सबसे पहले क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद क्या निकालोगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप चेक करोगे कि आपका जो मेटल है वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा। देन आप क्या करोगे, उसकी ग्राउंड स्टेट क्या है, फिर क्या चेक करोगे, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक। फिर आपसे इन 5 बातों के अलावा कोई छठी बात नहीं पूछी जाएगी कि हाइब्रिडेशन बताओ, शेप बताओ, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, आउटर ऑर्बिटल है या इनर ऑर्बिटल है, लो स्पिन है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। सो आई होप सो आपका आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।